नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका व्याकरण जगत में। बच्चों, हमारे अध्ययन का विषय चल रहा था संधि, और संधि के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे संधि के 3 भेदों में से पहला भेद स्वर संधि। और स्वर संधि के भी हमने कल 5 भेदों के नाम जाने थे: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और बच्चों, संधि के इन 5 भेदों में से हम 2 भेद दीर्घ संधि और गुण संधि के विषय में अच्छी तरह से विस्तार से जान चुके थे। तो आइए आज बढ़ते हैं स्वर संधि के तीसरे भेद यानी वृद्धि संधि की ओर। वृद्धि, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वृद्धि, वृद्ध होना, बढ़ना, बढ़ जाना। तो मतलब वृद्धि संधि की परिभाषा क्या है, पहले जानते हैं। जब आ के बाद और आ यानी ह्रस्व और दीर्घ आ के बाद यदि ए और ऐ हो तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है और औ होने पर औ हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए, और फिर देख लें एक बार। आ के बाद यानी इस तरफ या आ होगा, उधर ए और ऐ हो तो दोनों के स्थान पर मिलकर ऐ हो जाता है, यानी ऐ का दीर्घ रूप हो जाता है। और औ होने पर ओ या औ होगा तो क्या हो जाएगा, औ हो जाता है। इस प्रकार से स्वरों के इस मेल को संधि वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे आइए उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। एक जमा एक, एक यानी इधर स्वर है, ए और दूसरी ओर ए स्वर है, और ए को मिलकर बन गया ऐ, एक एक। इसी तरह दूसरा है और ऐ, यानी ऐ का बड़ा रूप होगा तो क्या बन जाएगा, दोनों को मिला करके ऐ, चाहे ए हो चाहे ऐ हो, लेकिन दोनों को मिलाकर रूप दीर्घ ही होगा, एक ऐ। किसके बाद, और आ के बाद। अब आ का उदाहरण देखिए। अ के बाद यदि सदा, आ के बाद ए आ जाता है तो दोनों को मिलकर फिर दीर्घ रूप हो जाएगा, सदा जमा एव सदैव। इसी तरह सदा जमा एक के सदैक्य। और ओ, अब ओ का उदाहरण देख लेते हैं। के बाद यदि ओ होता है तो औ हो जाएगा, ओ के बाद औ होगा तो भी औ ही होगा। जल जमा ओघ, एक मात्रा है ओघ, लेकिन रूप क्या हो गया, जलौघ और जलौघ। ऐसे ही महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य। तो और देखते हैं बच्चों उदाहरण। के बाद औ, वन जमा औषधि, इधर है उधर औ है, रूप दीर्घ हो जाएगा वन औषधि। मम जमा औदार्य ममौदार्य। आ जमा ओ, क्या बन गए, औ। गंगा जमा ओघ गंगौघ। महा जमा ओघ महौघ। बोला भी इनको इसी तरह से जाएगा। महा जमा औदार्य, इधर आ है दीर्घ रूप, उधर औ का है दीर्घ रूप, दोनों को मिलकर के बड़ा औ यानी औ का दीर्घ रूप हो जाएगा महौदार्य। महा औषधि महौषधि। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना ये वृद्धि संधि में वृद्ध यानी बढ़ करके, एक मात्रा बढ़ करके दीर्घ रूप हो जाता है। कब, जब इधर अथवा आ के बाद ए और ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाएगा, और उधर यदि ओ या औ हो तो दोनों को मिलकर के औ हो जाएगा। इस रूप को हम वृद्धि संधि कहेंगे। चलते हैं चौथे भेद की ओर, यण संधि। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व यानी छोटा रूप जैसे ई, उ और रे, इनके बाद यदि अन्य असमान स्वर आते हैं
इनसे हटकर अलग कोई दूसरा स्वर आता है तो क्या होगा, तब ई और ई को ये, चाहे ई छोटी हो या बड़ी, यानी ह्रस्व रूप हो या दीर्घ, तो ई की जगह तो य हो जाएगा, ऊ और दीर्घ ऊ की जगह व हो जाएगा, और री के स्थान पर रे हो जाएगा। यानी ये आपको याद रखना है, ह्रस्व ई और ऊ और री, ई ऊ री के स्थान पर यदि कोई दूसरी ओर इनसे अलग स्वर आता है तब क्या हो जाएगा, ई का ये, ई और ई, ऊ और ऊ का वे, और री का रे हो जाता है। जैसे यदि जमा अपि ह्रस्व रूप है, यदि जमा भी अ और ई मिलकर बन गए ये, यद्यपि। देवी जमा अर्थ अ ई और अ, दिव्यर्थ। अति जमा अधिक, ई और अ, अत्यधिक। प्रति जमा एक, ई और ए मिलकर बन गए ऐ, ऐक। य, ई के बाद ए आ गया तो दोनों को मिलकर क्या बन गए, य, प्रत्येक। अब है ऊ का वह कैसे हो जाएगा, सु जमा अच, स्वच्छ। अभी पता है ना आपको, ऊ के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो ऊ को क्या हो जाएगा, व। सु जमा आगत, स्वागत। ऐसे ही वधु जमा आगमन, ऊ और आ मिलकर क्या बन गया, व, वध्वागमन। अनुएषण, अन्वेषण। री का रे हो जाना, पितृ जमा आज्ञा। क्या री और री के बाद अन्य स्वर इससे अलग स्वर आ गया, क्या आ गया, आ, तो दोनों को मिलकर बन गया र, पित्राज्ञा। पितृ जमा अनुमति, पित्रानुमति। मातृ जमा आनंद, मात्रानंद। तो ये थी हमारी यण संधि। और अब इसका पांचवा भाग किसका, स्वर संधि का, अयादि संधि। अयादि, अय ध्यान दीजिए नाम पर, अयादि, ए ऐ, ओ औ। स्वरों का मेल, यानी पहली ओर यदि हमारे बाईं ओर ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल किसी दूसरे स्वर से होता है तो ए का ए, जो ए का ह्रस्व रूप है उसका ए, ऐ का आए, ओ का अव और औ का आव हो जाएगा। देखिए ए जमा अ दोनों मिलकर क्या बनेंगे, अय। शे जमा अन, ये होगा ना, ए जमा अ, अय, शयनम। ए जमा आय, यदि ऐ होगा इधर, ऐ जमा अ, दोनों मिल हो जाएंगे आय, इसमें एक मात्रा बढ़ गई, गायक। ओ और अ मिलकर क्या बताया था अभी, अब हो जाएगा भो जमा अन, भवन। ऐसे ही औ जमा उ, आव। भौ जमा उक, भावुक। तो इनका हमने अभ्यास करना है। ये थी हमारी अयादि संधि। तो बच्चों पांचों भेद कौन कौन से थे, एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम संधि के दूसरे भेद की ओर चलते हैं। अब पहला भेद हमारा समाप्त हो गया, कौन सा समाप्त हो गया, स्वर संधि। अब दूसरी संधि है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जिसका नाम से ही स्पष्ट है, व्यंजन और व्यंजनों का आपस में जो मेल होता है, और व्यंजन का व्यंजन से अथवा व्यंजन का स्वर से जो मेल होता है वो, और मेल होने पर जो परिवर्तन होता है अथवा विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन और स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे सत जमा चरित्र, त सत, और आगे है चरित्र, सत चरित्र। ऐसे ही जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। उत, ध्यान से देखिए उदाहरणों को, उत जमा लेख, उल्लेख।
पहला जो हमारा आधा वर्ण है बाईं तरफ, उसका वही जो वर्ण दूसरी ओर है उसी का एक आधा रूप हो जाएगा। शरत जमा चंद्र, शरत चंद्र। दिक जमा अंबर, क ग हो गया दिगंबर। अब व्यंजन संधि के नियम, किन नियमों से इन वर्णों का रूप बदला है, आइए जानते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग आपने पढ़े थे कि व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटते, क ख ग घ ङ। तो वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, पहले वर्ग का जो पहला वर्ण है वो तीसरे में बदल जाता है। जैसे क ख ग घ ङ, क अगर आएगा तो क का ग हो जाएगा दूसरी ओर जा करके। देखिए, जैसे वाक जमा ईश, क ख ग, तीसरा वर्ण क्या हुआ, ग, तो इधर क्या हो जाएगा, अगर ई है तो वाक जमा ईश, वागीश। क्या रूप बन गया, वागीश। तो क्या हुआ, ये हमारे एक बार परिभाषा देखें व्यंजन संधि के नियम क्या है। पहले, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यदि वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण क्या है, पांचों वर्गों का, कोई भी पांचों वर्गों में से किसी भी वर्ग का पहला वर्ण यदि इस तरफ है, क च ट त प, ये पांचों वर्गों के पहले पहले वर्ण हैं। इनके बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा चौथा व्यंजन अगर आ जाए, ये सारे तीसरे और चौथे व्यंजन है, क वर्ग का क्या है तीसरा, ग, क ख ग घ, ये चौथा व्यंजन है। च छ ज झ, च वर्ग का ज तीसरा व्यंजन है, झ चौथा व्यंजन है। तो इस प्रकार से हर वर्ग के तीसरे चौथे व्यंजन क्या होगा, यदि किसी स्वर से पहले हों तो पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे वाक जमा ईश, वागीश, क के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। अच जमा अंत, अजंत, च वर्ग का है ना ये इधर, तो च वर्ग का वर्ण है ये, च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, च छ ज, तो ये हो जाएगा ज, अजंत। ऐसे ही जगत जमा ईश, ये तवर्ग का है, त थ द, तीसरा वर्ण आ गया ना, तो यहाँ ई के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा जगदीश। यानी ई तो वहीं रहेगी, इस वर्ण को जो च है इस ये ज में बदल जाएगा। अब है वर्ग के पहले वर्ण के बाद, वर्ग के पहले वर्ण के बाद अगर इधर तो पहला वर्ण है और दूसरी ओर न या मैं होगा, तो पहला वर्ण जो है उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। जो अंतिम वर्ण होता है ना, क ख ग घ ङ, तो उसका ङ हो जाएगा। कब, जब इधर न या मा होगा तो। जैसे वाक जमा मय, अब वांगमय, अगर दूसरी ओर क्या होगा, न या मैं, इन दोनों में से उसी वर्ग का। अब ये इधर क्या है, क वर्ग का पहला वर्ण क्या है, क, ठीक है, और क के बाद आ गया म या ना अगर होगा तो क्या हो जाएगा, इसी का पांचवा वर्ण क्या हुआ, क ख ग घ ङ, तो पंचम अक्षर यानी पांचवा हो जाएगा ङ, ये पांचवा है वांगमय। तत्मय, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर उधर मैं है तो त थ द ध न, तवर्ग का पंचम अक्षर क्या हो गया, तन्मय, न। इसी तरह तवर्ग का सत जमा मार्ग, सन्मार्ग, ये तवर्ग है, तवर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, न, ठीक है, सन्मार्ग। तो ये थे हमारे व्यंजन संधि के नियम, अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छे से जान जाएंगे। अब तीसरा है बच्चों विसर्ग संधि। अब हमारी विसर्ग संधि और विसर्ग संधि से आगे अभ्यास, यह कार्य हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए